नमस्कार सैनिक, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने 7वें नंबर का वीडियो है कारक है। जो पद परिचय वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें छात्रों मैंने 6वें नंबर के वीडियो में लिंग वचन और काल के बारे में आपको बताया। आज इस 7वें नंबर के वीडियो में मैं आपको कारक के बारे में बताऊंगा। तो छात्रों, कारक कारक की परिभाषा है कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रिया व अन्य पदों से संबंध बताने वाले रूप को कारक है। छात्रों, एक कारक की परिभाषा है कि कारक शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है करने वाला। परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का क्रिया व अन्य पदों से संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है, इसका पता हमें जिससे चलता है उसे छात्रों कारक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें छात्रों रमेश की संज्ञा है और पुस्तक भी क्या है, संज्ञा, और पढ़ता इसमें क्या है, क्रिया। अब रमेश का पढ़ता क्रिया से क्या संबंध है, पुस्तक का पढ़ता क्रिया से क्या संबंध है, ये संबंध बताने वाले रूप को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। संज्ञा की जगह यहां सर्वनाम भी हो सकता है। रमेश की जगह जैसे अपन लिख दें वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह शब्द का पढ़ता क्रिया से क्या संबंध है, या पुस्तक संज्ञा शब्द का या पद का पढ़ता क्रिया से क्या संबंध है, ये संबंध बताने वाले रूप को छात्रों क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से 8 प्रकार से संबंध होता है छात्रों। तो इसका मतलब है कारक कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। भाई संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से संबंध कितने प्रकार से होता है, 8 प्रकार से। तो इसका मतलब जैसे संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले रूप को क्या कहेंगे, कारक। अब इसका इससे या इसका इससे 8 प्रकार से संबंध होता है, तो इसका मतलब कारक कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। अगला बिंदु आएगा कारक के प्रकार।
अब कारक के प्रकार पढ़ने से पहले छात्र एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है विभक्ति। विभक्ति किसे कहेंगे? वाक्य में कारक को संज्ञा व सर्वनाम पद के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति, पहचान चिन्ह कहते हैं। ये छात्रों विभक्ति की परिभाषा है कि वाक्य में कारक को पहचानने के लिए संज्ञा व सर्वनाम पद के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उस चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह या पहचान चिन्ह या परसरक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में इस संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से कर्ता का संबंध है या कर्म का संबंध है या संबंध का संबंध है या अधिकरण का है या संप्रदान का है, किस प्रकार का संबंध है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए वाक्य में कारकों को पहचानने के लिए या यूं कहें कि संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया से संबंध को पहचानने के लिए संज्ञा व सर्वनाम शब्द के आगे एक चिन्ह लगाया जाता है। उस चिन्ह को विभक्ति चिन्ह, पहचान चिन्ह या परसरक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। फिर अगला टॉपिक आएगा कारक के प्रकार। कारक के प्रकार इधर अपन कारक लिख देंगे और इधर इनके विभक्ति चिन्ह। इनकी परिभाषा छात्रों में लिखवाऊंगा नहीं, मौखिक समझाऊंगा आपको। ये परिभाषा लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। इस डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम आपको याद है तो निश्चित रूप से आप वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा सर्वनाम में कारक की पहचान कर पाएंगे। और दो ही कारक ऐसे होते हैं, एक तो कर्ता कारक और दूसरा कर्म कारक। इनके पहचान के अक्षर वाक्य में नहीं आते, बाकी लगभग सभी कारकों के पहचान चिन्ह उनके आगे लगे हुए मिलेंगे। उन पहचान चिन्हों को देख करके हम पहचान जाएंगे कि इस संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से इस प्रकार का संबंध है। तो छात्रों पहला कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और सबूत। अभी मैंने परिभाषा में आपको बताया था कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया व अन्य पदों से संबंध बताने वाले रूप को क्या कहते हैं? कारक। फिर मैंने बताया था
कि संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया व अन्य पदों से संबंध कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से। तो इस प्रकार से कारक भी कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस संज्ञा का इस क्रिया से कर्ता का संबंध है या कर्म का संबंध है या करण का संबंध है या संप्रदान का संबंध है? इसलिए इन कारकों को पहचानने के लिए या इन संबंधों को पहचानने के लिए वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्द के साथ एक चिन्ह लगाया जाता है। उस चिन्ह को छात्रों विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो प्रत्येक कारकों के विभक्ति चिन्ह है जो हम यहाँ देखेंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, और साथ में यहाँ ये भी लिख लेंगे लगभग क्रिया के भूतकाल में होने पर। ये छात्रों कोष्टक वाली बात है, ये लगभग लागू होती है, अपवाद स्वरूप कई उदाहरणों में लागू नहीं होती। कर्म का है हो, सजीव होने पर, यदि कर्म पद सजीव है तो को का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सजीव नहीं होता तो को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात भी छात्रों लगभग लागू होती है, हर समय लागू नहीं होती है। यो कहे अपवाद स्वरूप लागू नहीं होती। तीसरा है करण। इसका एक पहचान चिन्ह है से, और दूसरा है के द्वारा। संप्रदान का है के लिए, और दूसरा है को। अपादान का है से। इस से का प्रयोग छात्रों अलगाव, मतलब दो चीजों का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए, या फिर तुलना की जाए दो चीजों की, या फिर भिन्नता प्रकट की जाए, या फिर वाक्य में करने का भाव हो, या फिर क्रिया होने का कोई न कोई क्या हो, कारण हो। तो मुख्यतः वाक्य में ये 5 स्थितियां पाई जाए और फिर किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आगे से का प्रयोग होगा, तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। संबंध में दो विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। अधिकरण में 2 है, में और पर। इसमें है, अरे, ओ। ये विभक्ति चिन्ह है छात्रों। तो वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम पद के आगे आपको इन विभक्ति चिन्हों में से कोई न कोई विभक्ति चिन्ह आपको मिलेगा। तो उसी विभक्ति चिन्ह को देख करके आपको पहचान जाना है कि जैसे मानो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के आगे ने है, तो इसका मतलब उस संज्ञा सर्वनाम शब्द का क्रिया से कैसा संबंध है? कर्ता का। अगर को है तो इसका मतलब कौन सा संबंध है? कर्म का। यदि से या के द्वारा है तो इसका मतलब कौन सा संबंध होगा? उसमें कर्म का संबंध। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब मैं आपको इन कारकों के संदर्भ में जो मुख्य बातें हैं वो बातें बताने जा रहा हूं कि छात्रों, ये जो 2 कारक हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक है। कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या है? ने। और कर्म कारक का पहचान चिन्ह क्या है? हो। तो छात्रों, वाक्य में अक्सर इन पहचान चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। तो उस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे
कि इस संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है या इस संज्ञा सर्वनाम में कौन सा कारक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तकें पढ़ता, इसमें ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है और ये क्या है, क्रिया। अब इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है, संबंध बताने वाले रूप को क्या कहेंगे, कारक। अब फिर मैंने विभक्ति की परिभाषा बताई थी कि कारक को पहचानने के लिए संज्ञा सर्वनाम शब्द के आगे एक चिन्ह लगाया जाता है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब रमेश के आगे छात्रों इनमें से कोई भी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ, तब हम कैसे पहचानेंगे कि रमेश शब्द में कौन सा कारक है और पुस्तक शब्द में कौन सा कारक है। तो ध्यान देना कि 8 कारकों में से 2 कारक ऐसे हैं, एक तो कर्ता कारक और दूसरा कर्मण्य कारक। इन 2 कारकों के जो पहचान चिन्ह हैं ये अक्सर आपको वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम पद के आगे अक्सर आपको लगे हुए नहीं मिलेंगे। उस स्थिति में आपको कैसे पहचानना है कि इस संज्ञा सर्वनाम में कर्ता कारक है या कर्मण्य कारक है। तो दिमाग में आपको क्या रखना है कि 8 कारकों में 2 कारक ऐसे हैं जिन कारकों के अक्सर पहचान चिन्ह वाक्य में नहीं आते। उस हालात में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्ता कारक है या इसमें कर्म कारक है, इनके पहचान चिन्ह कब आते हैं और कब नहीं आते। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि 8 कारकों में 2 ही कारक ऐसे हैं जिनके अक्सर पहचान चिन्ह नहीं होते, बाकी लगभग सभी कारकों के पहचान चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पद के आगे आपको लगे हुए मिलेंगे। उन विभक्ति चिन्हों को देख करके आप पहचान जाएंगे कि कौन सा कारक। सबसे पहले लेते हैं अपन कर्ता कारक। कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या है, ने। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद के आगे आपको ने लगा हुआ मिले, जैसे राम ने दिनेश को पीटा, और राम शब्द में आपसे कोई कारक पूछे तो कारक को जानने के लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले चिन्ह। अब राम के आगे क्या लगा हुआ है, ने। अब ने किस कारक का पहचान चिन्ह है, कर्ता कारक का। तो राम में आप कौन सा कारक बता दोगे, कर्ता कारक। ने का प्रयोग होगा तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन ने का प्रयोग नहीं होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि राम में कौन सा कारक है। तो छात्रों ने का प्रयोग कब होता है कि जब वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया यदि भूतकाल में की जा रही है तो वाक्य में उस संज्ञा या सर्वनाम पद के आगे ने का प्रयोग होगा, और यदि वाक्य में यदि क्रिया वर्तमान काल और भविष्य काल में की जाती है तो ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया कर्ता के द्वारा कौन से काल में की जा रही है, वर्तमान काल में, तो ने का प्रयोग नहीं हुआ। रमेश विद्यालय जाएगा, वाक्य में क्रिया कौन से काल में हो रही है, भविष्य काल में, तो भी ने का प्रयोग नहीं हुआ। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो क्रिया कौन से काल में हुई छात्रों, भूतकाल में, इसलिए रमेश के साथ किसका प्रयोग हुआ, ने का प्रयोग। तो यदि ने का प्रयोग होता है तो हम पहचान जाएंगे कर्ता कारक, और ने का प्रयोग नहीं होता तो हमें इसकी परिभाषा के आधार पर पहचानना है छात्रों। कर्ता कारक की परिभाषा है कि ये ध्यान देना कि दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो बगैर कर्ता के संपन्न हो। मतलब वाक्य में क्रिया के करने वाले कोई छात्रों क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो शब्द ही कर्ता है, और उसमें कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक, चाहे ने विभक्ति का प्रयोग हो या ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हो। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, रमेश के द्वारा की जा रही है, इसलिए रमेश शब्द में कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक।
ये ध्यान देना है कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उस शब्द में ही कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक, चाहे ने विभक्ति का प्रयोग हो या ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हो। समझ रहे होंगे छात्र कि कर्ता कारक का पहचान चिन्ह क्या है, ने का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में कर्ता के द्वारा क्रिया कौन से काल में की जा रही हो, लगभग भूतकाल में, तो ने का प्रयोग होगा। और यदि कर्ता के द्वारा क्रिया वर्तमान काल और भविष्य काल में की जाती है तो ने का प्रयोग नहीं होगा। ने का प्रयोग नहीं होगा तो हमें इसकी परिभाषा के आधार पर पहचान लेना है कि वाक्य में क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है छात्रों वो ही कर्ता शब्द या कर्ता पद होता है और उसमें कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक। दूसरा कारक है छात्रों कर्म कारक है। इसका पहचान चिन्ह क्या है, को। यदि वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम पद के आगे यदि को का प्रयोग होता है तो इसका मतलब उसमें कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। यदि को का प्रयोग नहीं होता तो इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कर्म में कारक है। जैसे राम ने रावण को मारा, एक तो ये उदाहरण हो गया। और दूसरा है राम ने राम पुस्तक पढ़ता। अब आप पहचान जाएंगे राम में कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक, और रावण में कौन सा कारक है तो आप पहचान जाएंगे कि रावण के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, को। तो को किस कारक का पहचान चिन्ह है, कर्म कारक का। इसका मतलब रावण शब्द में कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ राम में तो आप पहचान जाएंगे कि दिमाग में आ जाएगा आपके कि दो ही कारक ऐसे होते हैं, तो कर्ता कारक और दूसरा कर्म कारक। तो पहले अपन क्या देखेंगे, कर्ता कारक। और कर्ता कारक की परिभाषा क्या है कि वाक्य में क्रिया के करने वाले को क्या कहेंगे, कर्ता कारक। तो वाक्य में क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा। इसका मतलब राम शब्द को कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। तो दूसरा पद आता है छात्रों पुस्तक। अब पुस्तक शब्द में आपसे कारक पूछे कि कौन सा कारक है, तो कारक को जानने के लिए आप क्या देखेंगे, चिन्ह। अब पुस्तक शब्द के आगे कोई चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह नहीं है तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि चिन्ह दो के नहीं होते, एक तो कर्ता कारक और दूसरा कर्म में कारक। कर्ता कारक तो आ ही गया, उसका मतलब बचा कौन सा, कर्म कारक। तो ये तो छात्र क्या हो गया, तुक्का हो गया। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि कर्म कारक कहाँ होता, पहचान। तो कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह के बारे में छात्रों मैंने ये बात लिखी कि यदि कर्म पद सजीव हो तो उसके आगे किसका प्रयोग होगा, को का प्रयोग। और यदि कर्म शब्द निर्जीव होता है तो अक्सर उसके आगे को का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार से पुस्तक पद है ये छात्रों निर्जीव है, इसलिए इसके आगे को का प्रयोग नहीं हुआ। जबकि रावण शब्द क्या है, सजीव है, इसलिए इसके आगे किसका प्रयोग हुआ, को का प्रयोग हुआ। ये तो होगी पहचानने वाली बात। अब कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे, क्रिया से पहले क्या या किसे। क्रिया से पहले क्या या किसे लगाने से छात्रों यदि वाक्य में प्रयुक्त कोई न कोई पद आपके उत्तर के रूप में मिल जाए तो वो पद ही क्या होगा, कर्म। और उसमें कारक कौन सा होगा, कर्म में कारक। जैसे दिनेश आम खाता। अब आम में आपसे कोई कारक पूछे तो कारक जानने के लिए आप क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह किसके नहीं होते, कर्ता कारक और कर्म कारक है। तो आम तो कर्ता कारक नहीं है क्योंकि आम खाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, दिनेश के द्वारा। इसका मतलब बचा कौन सा, कर्म कारक। लेकिन हमें साबित करना है, तो साबित करने के लिए छात्रों ध्यान देना कि जिस पद में आपको कारक जानना है
उस पद को छोड़कर आप वाक्य को पूरा पढ़ते हुए क्रिया से पहले क्या या किसे लगाए और क्या और किसे लगाने से वाक्य में वो छोड़ा हुआ शब्द ही यदि उत्तर के रूप में प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, कर्म, और उसमें कारक कौन सा होगा, कर्म कारक। पहचान गए होंगे कि कर्म कारक किसे कहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता के अलावा जिस पद के ऊपर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यदि आप प्रभाव से नहीं पहचान पाए तो मैंने दो बातें बताई, एक तो क्या और दूसरा किसे। कि जिस पद में आपको कारक जानना है, इसके अलावा कर्ता के अलावा, उस पद को आप क्या कर दें, छोड़ दें और क्रिया से पहले या तो क्या लगाए या किसे लगाए, जो भी उचित बैठे वो लगाने से यदि छोड़ा हुआ पद ही आपको उत्तर के रूप में मिलता है तो वो पद क्या कहलाएगा छात्रों, कर्म, और उसमें कारक कौन सा होगा, कर्म कारक। चाहे कोई व्यक्ति का प्रयोग हो या कोई व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो। मैंने आपको पहले बता दिया कि को का प्रयोग कब होता है, जब कर्म शब्द के सजीव होने पर किसका प्रयोग होगा, को का, और कर्म शब्द के निर्जीव होने पर को का प्रयोग नहीं होगा। तो यदि को का प्रयोग नहीं होता तो जिस शब्द में आपको कारक जानना है उस शब्द को छोड़ करके और क्रिया से पहले आप क्या या किसे, जो भी उचित बैठे वो लगाने से यदि छोड़ा हुआ शब्द ही आपको मिले वो शब्द क्या होगा, कर्म, और उसमें कारक कौन सा होगा, कर्म कारक। अब छात्रों दो ही कारक ऐसे होते हैं जिनके अक्सर पहचान चिन्ह वाक्य में नहीं होते, बाकी सभी कारकों के पहचान चिन्ह वाक्य में आएंगे। उन पहचान चिन्हों को देख करके आप पहचान जाएंगे कि वाक्य में कौन सा कारक है। लेकिन फिर भी इनमें दो तीन कारक ऐसे हैं जहां आपको थोड़ी समझाने की जरूरत है। तीसरा कारक है छात्रों करण कारक। इसके दो पहचान चिन्ह हैं, एक तो के द्वारा और दूसरा से। यदि वाक्य में किसी पद के आगे से या के द्वारा लगा हुआ मिले, निश्चित रूप से आपको मिलेगा, या तो से मिलेगा या के द्वारा, तो बेझिझक होकर के आपको पहचान जाना है कि उसमें कौन सा कारक है, करण कारक। कि जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन से आ रहा है तो पेन शब्द में कौन सा कारक हो गया, करण कारक। मैं साइकिल के द्वारा बाजार जाता हूँ तो साइकिल के द्वारा आ रहा है, तो इसका मतलब साइकिल शब्द में कौन सा कारक हुआ, करण कारक। लेकिन गौर करना, इससे करण कारक का पहचान चिन्ह भी है और से छात्रों अपादान कारक का पहचान चिन्ह भी है। ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ करण कारक है और यहाँ अपादान कारक है। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ कि रमेश पेन से लिखता है। और दूसरा उदाहरण है रमेश दिनेश से अच्छा है। अब छात्रों आपसे पेन में और दिनेश में कारक पूछा जाए तो कारक को जानने के लिए आप क्या देखेंगे, चिन्ह। अब पेन के आगे क्या लगा हुआ है, से, और दिनेश के आगे क्या लगा हुआ है, से। तो एक बार ये आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा कारक हुआ, करण कारक। लेकिन गौर करना, करण कारक की परिभाषा क्या है कि वाक्य में कर्ता क्रिया करने के लिए जिस चीज की सहायता लेता है, यदि उस सहायक शब्द के आगे से विभक्ति का प्रयोग है तो वहां कौन सा कारक होगा, करण कारक। और यदि वाक्य में कर्ता क्रिया करने के लिए जिस चीज की सहायता लेता है, यदि उस सहायक शब्द के आगे से का प्रयोग है
तो वहां कौन सा कारक होगा? करण कारक। अगर सहायक के रूप में नहीं है तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। वैसे अपादान कारक को मैंने लिखवा भी दिया कि अलग होने की स्थिति हो, तुलना की स्थिति हो, भिन्नता की स्थिति हो, डरने की स्थिति हो, या क्रिया होने का कोई न कोई क्या हो? कारण हो। ऐसी स्थिति में यदि किसी संज्ञा सर्वनाम पद के आगे से का प्रयोग होता है तो वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। मैं एक बार यहाँ इनको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद फिर आपको समझ में आएगा। करण कारक दूसरा पढ़ेंगे अपन, करण कारक। इसके पहचान चिन्ह क्या बताए थे मैंने? से और के द्वारा। तो के द्वारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, से आएगा तो आपके दिमाग में आएगा से तो अपादान कारक का भी है। इसलिए उस संशय को दूर करने के लिए आपको इसकी परिभाषा दिमाग में रहनी चाहिए। और परिभाषा क्या है कि वाक्य में कर्ता क्रिया करने के लिए जिस चीज की सहायता लेता है, यदि उस सहायक शब्द के आगे से का प्रयोग है तो वहां आप कौन सा कारक करेंगे? करण कारक। वरना आप क्या करेंगे? अपादान कारक। और के द्वारा आए तो फिर आपके सामने कोई दिक्कतें नहीं। फिर चौथा कारक है छात्रों संप्रदान कारक। इसका पहचान चिन्ह क्या है? के लिए और दूसरा है तो छात्रों यदि के लिए आए तो आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। आप पहचान जाएंगे कि के लिए इस कारक का पहचान चिन्ह है संप्रदान कारक। जैसे मैं दिनेश के लिए पुस्तक लाता हूँ, जैसे मैं दिनेश के लिए पुस्तक लाता हूँ। यहाँ देखो छात्रों, दिनेश के आगे क्या लगा हुआ है? के लिए। और के लिए किस कारक का पहचान चिन्ह है? संप्रदान कारक का। तो पहचान जाएंगे तो दिनेश शब्द में कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। लेकिन यदि को आ जाए तो फिर आपके सामने समस्या उत्पन्न होगी छात्रों कि को कर्म कारक का पहचान चिन्ह भी है और को संप्रदान कारक का पहचान चिन्ह भी है। यहाँ छात्रों आपको एक बात ध्यान देनी है, इस संप्रदान का मतलब होता है देना। तो वाक्य में ध्यान देना कि वाक्य में किसी को कुछ देने का या किसी के लिए कुछ करने का भाव यदि आपको दिखाई दे और उस स्थिति में यदि को का प्रयोग हो तो वहां आपको कर्म कारक लेकर के छात्रों क्या करना है? संप्रदान कारक। क्योंकि संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? देना। यदि वाक्य में किसी को कुछ देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ अच्छा करने का भाव हो और उस स्थिति में किसी संज्ञा सर्वनाम पद के आगे इसका प्रयोग हो, को का प्रयोग हो, तो उस स्थिति में छात्रों आपको कौन सा कारक करना है? संप्रदान कारक करना है, न कि कर्म है कारक। जैसे राजा प्रजा को अनाज देता है। अब छात्रों इसमें प्रजा शब्द है वो संज्ञा है और प्रजा शब्द संज्ञा है और इसके आगे क्या लगा हुआ है? को। तो आपके दिमाग में आएगा वो तो कर्म कारक का पहचान चिन्ह है, लेकिन वाक्य को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्य में किसी को कुछ देने का भाव है। तो वाक्य में यदि किसी को कुछ देने का भाव हो या किसी के लिए कुछ अच्छा करने का भाव हो और फिर किसी संज्ञा सर्वनाम पद के आगे को आए तो वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण जैसे राजा ने भिखारी
या राजा भिखारी के लिए, या यूं कहे दिनेश पिताजी के लिए फल लाता है। दिनेश पिताजी के लिए फल लाता है। तो के लिए आया, तो के लिए आया, तो के लिए को देख करके आप पहचान जाएंगे कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। और यूं कहे कि राजा भिखारी को दान देता है या राजा भिखारी को फल देता है। तो यहाँ भिखारी को आया तो आपके दिमाग में आएगा कि को तो कर्म कारक का पहचान चिन्ह भी है और को संप्रदान कारक का पहचान चिन्ह भी है। फिर आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि वाक्य में किसी को कुछ देने का भाव हो, किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, और उस स्थिति में यदि किसी संज्ञा सर्वनाम पद के आगे को का प्रयोग होता है तो वहां छात्रों कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। फिर अगला है अपादान कारक। इसका पहचान चिन्ह क्या है, से। अलग, तुलना, भिन्नता, गणना, कारक। छात्रों गौर करना कि से विभक्ति का प्रयोग कर्ण कारक में भी होता था, वहां मैंने आपको बता दिया, और से का प्रयोग अपादान कारक में भी होता है। तो कर्ण कारक में तो कहाँ होता है कि कर्ता क्रिया करने के लिए जिस चीज की सहायता लेता है उस सहायक शब्द के आगे से का प्रयोग होगा तो कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक। और यदि 5 स्थितियों में वाक्य में दो वस्तु का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए तो निश्चित रूप से का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में दो वस्तु की आपस में तुलना की जाए तो निश्चित रूप से का प्रयोग किया जाएगा। दो वस्तु में आपस में भिन्नता प्रकट की जाए तो निश्चित रूप से का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में यदि कोई डरने की स्थिति है तो निश्चित रूप से का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य में क्रिया के होने का कोई न कोई कारण है उस स्थिति में यदि से का प्रयोग किया जाता है तो वहां कौन सा कारक होगा छात्रों, अपादान कारक। उदाहरण देखेंगे कि जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। रमेश दिनेश से अच्छा है तो यहाँ दोनों में क्या की जा रही छात्रों, तुलना। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। दिनेश का मकान महेश के मकान से भिन्न है तो यहाँ छात्रों क्या की जा रही है, भिन्नता प्रकट की जा रही है। तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। मैं अध्यापक से डरता हूँ तो छात्रों वाक्य में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, डरने का भाव। और डरने की स्थिति में यदि से का प्रयोग होता है तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। और क्रिया होने का कोई न कोई कारण हो कि मैं गर्मी से परेशान हूँ तो परेशान होने का कारण क्या छात्रों, गर्मी। तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। कहने का मतलब है यदि वाक्य में किसी संज्ञा पद के आगे से विभक्ति का प्रयोग इन 5 स्थितियों में से अगर किसी भी स्थिति में किसी भी एक स्थिति में होता है तो वहां आपको कौन सा कारक करना है, अपादान कारक। और यदि कर्ता क्रिया करने के लिए उस सहायक शब्द के आगे से का प्रयोग करता है तो फिर वहां आपको क्या करना है, करने कारक। फिर छात्रों अगला कारक है संबंध कारक। इसके पहचान चिन्ह है का, की, के, रा, री, वे, ना, नी और ने। नाम से स्पष्ट हो रहा है छात्रों कि संबंध प्रकट करने के लिए दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध प्रकट करने के लिए जिस कारक को काम में लिया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध प्रकट करने के लिए कारकों ये छात्रों ये 9 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन 9 विभक्तियों में छात्रों ध्यान देना ये जो 3 विभक्ति है का, की और के, ये आपको संज्ञा या सर्वनाम पद के आगे
लगे हुए मिलेंगे और बाकी ये दोनों के दोनों आपको सर्वनाम शब्द में जुड़े हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार से यह या ये मोहन के पिताजी हैं। तो छात्रों, यहाँ मोहन में आपसे कारक पूछा जाए तो कारक जानने के लिए आप क्या देखेंगे? चिन्ह। और मोहन के आगे क्या लगा हुआ है? के किस कारक का पहचान चिन्ह है? संबंध कारक का। तो यहाँ कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। कि मोहन और पिता के मध्य संबंध प्रकट किया गया किसके द्वारा? के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि का, की और के, ये जो तीन विभक्ति चिन्ह है ये आपको अक्सर वाक्य में किसी पद के आगे अकेले भी दिखाई देंगे और बाकी ये संज्ञा सारे के सारे संज्ञा पद या सर्वनाम पद के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे यह है मेरा या ये मेरे पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं, वह अपना घर। यहाँ छात्रों गौर करना, मैं सर्वनाम पद है तो मैं में क्या जुड़ा हुआ है? वे विभक्ति। तो इसलिए ये मेरे, तभी मैं और पिताजी का क्या बना? संबंध बना कि मैं में क्या जुड़ा? वे विभक्ति चिन्ह। मैं सर्वनाम पद है, ये आपके पिताजी हैं, आप सर्वनाम पद है और आप में क्या जुड़ गया? के। तभी आप और पिताजी का क्या बना? संबंध बना। वह अपना घर है, आप सर्वनाम शब्द है और इसमें क्या जुड़ा? ना जुड़ा। तब ही आप और ना का क्या हुआ? संबंध हुआ। छात्रों, तो ध्यान क्या देना है आपको कि का, की, के ये आपको अलग भी दिखाई देंगे और सर्वनाम पद के साथ जुड़े हुए भी दिखाई देंगे। बाकी ये सारे के सारे आपको सर्वनाम पदों के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, ठीक है। और ये आपका, आपकी, आपके, तो ये आपको अलग भी आएंगे और साथ में ये सारे के सारे सर्वनाम पदों में जुड़े हुए भी दिखाई देंगे। अगला कारक है अधिकरण कारक। इसका पहचान चिन्ह क्या है छात्रों? में और पर। निश्चित रूप से आपको वाक्य में जहां अधिकरण कारक होगा वहां संज्ञा या सर्वनाम पद के आगे आपको निश्चित रूप से या तो में दिखाई देगा या पर दिखाई देगा। तो आप पहचान जाएंगे कि वहां कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। वैसे अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है कि वाक्य में क्रिया को आधार प्रदान करने वाले, या सीधे शब्दों में कि कर्ता के द्वारा वाक्य में जिस स्थान पर क्रिया की जाती है उस स्थान शब्द में ही अधिकरण कारक पाया जाता है। जैसे मैं छत पर बैठा हूं, तो छत पर मेरे द्वारा बैठने की क्रिया कहाँ की जा रही है? छत पर। तो छत शब्द में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो पक्षी के द्वारा बैठने की क्रिया कहाँ की जा रही है छात्रों? पेड़ स्थान पर की जा रही है। तो पेड़ में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। तो कहने का मतलब है कि जहां अधिकरण कारक होगा वहां उस संज्ञा पद के आगे या तो में पहचान चिन्ह होगा या पर पहचान चिन्ह होगा। तो परिभाषा से आप जानना चाहे तो परिभाषा क्या है कि जहां कर्ता के द्वारा जिस स्थान पर क्रिया की जाती है उस स्थान शब्द में ही अधिकरण कारक होता है। और लास्ट वाला है संबोधन। इसका पहचान चिन्ह है अरे और। छात्रों ध्यान देना कि जहां संबोधन कारक होगा वहां उस पद के आगे आपको निश्चित रूप से
विस्मयादि बोधक है विकारी जो चिन्ह है या विस्मयादि बोधक जो विराम चिन्ह है वो आपको लगा हुआ मिलेगा। तो पहचानने का एक ये तरीका भी है। और दूसरा आप पहचानेंगे, संबोधन का मतलब होता है पुकारना, आवाज लगाना। तो दो तीन बातें हैं कि वाक्य में किसी को पुकारने के लिए, वाक्य में किसी को आवाज देने के लिए और वाक्य में किन्हीं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिन जिन शब्दों को काम में लिया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे मैं कहूँ, अरे मोहन इधर आना, अरे मोहन के आगे हम विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह भी लगाएंगे तो ये संबोधन कारक जहाँ होगा वहाँ विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह भी लगा हुआ होगा। और वाक्य में किसी को पुकारने के लिए, किसी को आवाज लगाने के लिए या किन्हीं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन शब्दों को काम में लिया जाएगा। तो इन विभक्ति चिन्हों को देख करके भी हम पहचान जाएंगे कि वहाँ कौन सा कारक है छात्रों। तो कारक आपको पद परिचय में कहाँ बताना है? वैसे विशेषण में भी होता है लेकिन मुख्यतः आपको कारक बताना है संज्ञा और सर्वनाम में। इस संज्ञा और सर्वनाम में पहला बिंदु तो आपको पहचान का बताना है, दूसरा बिंदु आपको क्या बताना है? लिंग, तीसरा बिंदु क्या बताना है आपको? वचन, और चौथा बिंदु आपको क्या बताना है? कारक। अब कारक के बारे में मैंने आपको बताया कि कारक कितने होते हैं? 8। और इस प्रकार से छात्रों मैंने आपको कारक के 8 भेद बताए। अब इन कारकों का प्रयोग आपको संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय करने में जो चौथा बिंदु है वो आपको बताना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने आपको व्याकरण के 4 नियम बता दिए, लिंग, वचन, काल और कारक। इसमें लिंग, वचन और कारक का प्रयोग छात्रों संज्ञा और सर्वनाम में, और काल का प्रयोग केवल किस में होता है? क्रिया में होता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम जो विकारी पद का पहला प्रकार है संज्ञा, उसके बाद में सर्वनाम, उसके बाद में क्रिया, फिर उसके बाद में विशेषण, फिर अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, सकारात्मक, नकारात्मक आदि बिंदु का अध्ययन करने के बाद हम फिर संज्ञा का पद परिचय करना सीखेंगे कि संज्ञा का पद परिचय कैसे किया जाता है और पद परिचय करने के लिए किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। धन्यवाद छात्रों।